वीरगंज गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थीं, जिसमें से सुहासिनी गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी, तो वही मीरा एक सांवली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। हालांकि मीरा भी बाकी बच्चों की तरह ढेर सारे दोस्त बनाना चाहती थी, उनकी तरह पार्क में खेलना चाहती थी, नए नए खिलौने अपने पास रखना चाहती थी और बचपन में हर लड़की की तरह अपनी माँ की साड़ी पहनकर नाचना चाहती थी। लेकिन अफसोस, मीरा की जिंदगी में ये सारे सुख नहीं लिखे थे। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद ही उसके पिता ने मीरा की परवरिश के लिए नंदिनी से दूसरी शादी कर ली थी। नंदिनी को जब एक बेटी पैदा हुई, तब उसके कुछ समय बाद ही मीरा के पिता का देहांत हो गया। एक तो मीरा दिखने में बहुत काली थी और उसके सर पर बाल भी बहुत कम थे। ऊपर से वो अपनी माँ की सौतेली बेटी थी, जिस कारण उसे दोगुनी नफरत झेलनी पड़ती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हालात अब भी वैसे के वैसे ही थे। माँ, बालों में लगाने वाला तेल कहाँ पर है? मीरा, क्यों तुम बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके अपने बचे कुछ 4 बालों को बचाने की कोशिश कर रही है? वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो काली पीली शक्ल के साथ सर पर 4 बाल देकर ही भेज दिया। तो हासिनी, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो होती होगी ना, है ना? क्यों, सच कहा ना मैंने, मेरी सौतेली काली बहन? मीरा लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को सुन रही थी। उसके मन की कुड़हन उसकी डबडबाई आँखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ चुप होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसके हक में जुबान खोलने की हिम्मत उससे छीन ली गई थी। वो बिना कुछ कहे ही अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो, आ गई काली कलोटी अपने बॉय कट बालों के साथ रैंप वॉक करती हुई। इसके झड़ते बालों को देखकर तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल न खा रही हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियां उसे नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उसके ऊपर टमाटर फेंककर मारते हैं। इसके झड़ते बाल, इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल, जरूर कोई तो रोग है तुझे। उसके बाद बेचारी मीरा उदास होकर घर वापस चली जाती है। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी सुहासिनी भी कॉलेज से घर वापस आ जाती है और कहती है, अरे माँ, मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कैंसर है, कैंसर। मैं तो कहती हूँ माँ, इसे घर से चलता करो, वरना ऐसा न हो कि इसका कैंसर का रोग हमें ही लग जाए। नहीं नहीं माँ, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन, मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या। वैसे भी इस बदसूरत शक्ल से और कम बालों के साथ कौन शादी करेगा तुझसे? जिंदगी भर हमारी छाती पर ही बोझ रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ आपने, इसे तो धक्के मार कर घर से बाहर करो। फिर वो दोनों धक्के मारकर बेचारी मीरा को घर से बाहर निकाल देती हैं। मीरा रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश मैं पैदा होते ही मर
मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गए हैं। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर टमाटर से वार हुआ है। सौतेली माँ ने भी घर से बाहर निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? मीरा का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और मीरा एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में ही सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ शारदा नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है। ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है। माँ, मुझे अब एक और पल भी याद नहीं रहना। मुझे भी अपने साथ ले चलो। पल्लवी बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस कमी को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी शारदा के अंदर से एक तेज रोशनी उत्पन्न होती है और वो मीरा के अंदर जाकर समा जाती है। उस तेज रोशनी के मीरा में समाते ही उसके सर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं। साथ ही उसका रंग भी गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में मीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी शारदा उससे कहती है, मीरा, ये लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार है और अब जब कभी भी तुम इनसे मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़ कर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद वो अपने घर वापस पहुंचती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बालों और गोरे रंग को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। माँ सुहासिनी, देखो मेरे बाल लंबे हो गए। कल रात जब मैं जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें अपने इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा तो ही यकीन होगा हमें। ऐ मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही मीरा ऐसा कहती है तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है और उसमें से बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ निकलने लगती हैं। अरे वाह, मेरी मीरा, मेरी बच्ची, मैं तो बेकार में ही तुझे खोटा सिक्का समझती थी लेकिन तू तो खजाना निकली। मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाडो को। बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जा। देख, परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यही रहेगी हमारे साथ। जादुई लंबे बालों के कारण अब मीरा को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी और तो और अब वो अपने जादुई लंबे बालों से गरीब और मजबूर लोगों की मदद भी करने लगती है, जिससे सभी लोग उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। उसके यहाँ अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन मीरा किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती और सबकी मदद करती थी। ये सब देखकर सुहासिनी को उससे बहुत जलन होती है। ये कल की काली कलूटी आज कितनी फेमस हो गई है। जब से इसके ये लंबे लंबे बाल आए हैं, इस महारानी के तो ठाठ ही बदल गए हैं। लेकिन आज रात मैं इसके लंबे बालों को ही काट दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म होगी। आधी रात को जब मीरा अपने कमरे में सो रही होती है तो सुहासिनी एक कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है
तो कैंची उल्टा उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो गंजी हो गई। अरे क्या हो गया? ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? अरे सुहासिनी, तेरे बाल, तू गंजी क्यों हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सुहासिनी, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही। इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है। मीरा की बात सुनकर सुहासिनी का सर शर्म से झुक जाता है और वो फुट फुट कर रोते हुए मीरा से माफी मांगती है। फिर मीरा उसे क्षमा कर देती है और अपने जादुई लंबे बालों से उसके सर पर फिर से बाल ला देती है। इसके बाद नंदिनी और सुहासिनी मीरा को खूब प्यार और सम्मान देने लगते हैं। अमित अपनी पत्नी सोनाक्षी और अपनी बेटी परी के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। वो बहुत ही खुशहाल परिवार था और एक दिन अमित अपने परिवार वालों के साथ बाजार से घर की ओर आ रहा था, जिस वजह से सोनाक्षी ने रोड पर ध्यान न देकर वो रोड पार करने लगती है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सोनाक्षी की मौत हो गई और अमित अपनी बेटी की चिंता में रहने लगा। एक दिन अमित का एक दोस्त आया और उससे बोलता है, अरे अमित भाई, अभी हमारी परी बेटी बच्ची है, उसको माँ के प्यार की जरूरत है। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे नहीं भाई, दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? क्या पता मेरी बेटी को वो अपनी बेटी के जैसा रखे या ना रखे। मैंने सुना है दूसरी माँ अपने बच्चों के साथ सौतेलापन दिखा देती हैं। अरे अमित भाई, तुम अपनी बच्ची को माँ का प्यार और बाप का प्यार अकेले नहीं दे सकते। मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर अमित का दोस्त वहाँ से चला जाता है और अमित अपनी बेटी की तरफ देखकर दूसरी शादी का मन बना लेता है और अगले दिन दूसरी शादी करके शकुंतला को ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा परी, देखो ये तुम्हारी नई माँ आई है। आज से ये तुम्हारी देख रेख करेंगी, ठीक है? मेरी नई माँ आई है, ये मुझे मेरी माँ की तरह प्यार देंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं जरूर तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके शकुंतला अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर देती है। बेचारी परी एक तरफ माँ माँ करते हुए चिल्लाती है, लेकिन शकुंतला उससे पूरे घर का काम करवाती, कपड़े धुलवाती और बदले में उसे खूब मारती है। एक दिन परी अपने पिता से बोलती है, पापा पापा, नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत मारती है, मुझे नहीं रहना इनके साथ पापा। इतने में शकुंतला वहाँ पर आ जाती है और परी उसको देखकर डर कर वहाँ से भाग जाती है। वही शकुंतला अमित से बोलती है, अमित जी, मैं उसे कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन इसने मुझे कभी भी अपनी माँ जैसा ही नहीं समझा और अपनी असली माँ को भूल भी नहीं पा रही है। कोई बात नहीं शकुंतला, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। और अब कुछ साल बीत जाते हैं। शकुंतला को एक बेटी होती है और अब शकुंतला का परी पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे करके कुछ साल और बीत गए। अब दोनों बहनें बड़ी हो गयी। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन शकुंतला की पड़ोसन उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे शकुंतला बहन, अब तो तेरी दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती तू? अरे बहन, बड़ी वाली को तो छोड़,
मैं अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवाऊंगी, पर इतने पैसे लाऊं कहाँ से? अरे बहन, तू इतने पैसे खर्च ही क्यों करेगी? मेरी नजर में एक लड़का है, विराट, और वो बहुत अमीर है। उसके साथ ही तू परी की शादी करवा दे। उम्र भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन पैसा बहुत है। उसके 2 बच्चे भी हैं, उन्हें संभाल लेगी तेरी परी। मैं तो कहती हूँ परी की शादी उससे ही करवा दे, और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपना घर भी चला लेना, और अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे से घर में भी कर देना। हाँ बहन, वैसे बात तो तू सही कह रही है। चल तू परी के लिए बात कर। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और परी की शादी विराट से तय हो जाती है। और कुछ दिन बाद परी की शादी विराट से करवा देती है, जिसकी उम्र 40 साल की थी, और उसके 2 बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी जानवी की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से करवाती है, और दोनों को खुशी खुशी विदा कर देती है। और ये बात जब परी को पता चलती है, तब वो अपनी माँ की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है, और रोते हुए बोलती है, माँ देखो न माँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। नई माँ आई तो कैसी, जिसने आज तक मुझे माँ का कभी प्यार ही नहीं दिया। और आज मेरी शादी। तो कहाँ चली गई माँ? अपने पास बुला ले मुझे। तभी उसके छोटे छोटे 2 बच्चे उसको मामा पुकारते हुए उसके पास आते हैं, और उन्हें देखकर वो अपने मन में सोचती है, परी अब से ये बच्चे तेरे हैं, चाहे तेरी शादी कहीं भी हुई हो। जो दुख तूने झेले हैं, वो दुख इन बच्चों को मत होने देना। आज से तेरा यही घर और परिवार है। इतना कहकर परी उन बच्चों को गले लगाकर बहुत प्यार करने लगती है, और ये सब देखकर विराट परी से बोलता है, परी मैं मानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती, लेकिन तुमसे शादी करके इन बच्चों को एक माँ मिल गई, और प्लीज इनको अपने साथ माँ की तरह रखना। मैं तुमसे विनती करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आज से ये बच्चे मेरे हैं, और मैं इन बच्चों को बहुत खुश रखूंगी। इन्हें कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये दुख मैंने झेला है। माँ का प्यार क्या होता है, ऐसा इनके साथ मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। वहीं शकुंतला बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वो सोचती है कि अब तो मैं खुद बीमार हो चुकी हूँ, मुझसे खुद की देखभाल तो नहीं हो पाती। मैं अमित जी की देखभाल कैसे करूँगी? ऐसा करती हूँ कि मैं जानवी बेटी के पास चली जाती हूँ। वो मेरी अपनी बेटी है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद शकुंतला जानवी के पास जाती है। जानवी अपनी माँ की बात सुनते ही उस पर चिल्लाने लगती है, और गुस्से में कहती है, अरे माँ, मुझसे अपने सास ससुर ही नहीं संभलते, तुम लोगों को कहाँ से रखूंगी? निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगती है, और अपने घर पर वापस जाने लगती है। घर वापस जाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी परी के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसके साथ कितना बुरा किया। वो सोच ही रही होती है कि तेज धूप के कारण शकुंतला रोड पर ही बेहोश होकर गिर जाती है, और एक कार के सामने गिर जाती है। और वो कार जब रुकती है तो उसमें से परी निकलकर बाहर आती है, और अपनी माँ को देखती है। तो वो अपनी माँ को तुरंत अपनी कार में बैठा लेती है, और घर ले जाती है, और उनकी खूब सेवा करती है। और फिर शकुंतला के होश आने पर परी अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ, तुम रोड पर बेहोश कैसे हो सकती हो? और तुम्हारी ये हालत किसने करी है? और पिताजी तो ठीक है ना बिल्कुल? परी का इतना प्यार देखकर शकुंतला को बहुत पछतावा होता है, और वो रोते हुए परी को वो सारी बातें बता देती है। उसके बाद परी अपने पिता को भी अपने घर ले आती है। परी अपने पति और बच्चों के साथ साथ अपने माता पिता का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और उसका ये प्यार देखकर शकुंतला रोते हुए परी से बोलती है, बेटा परी, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन तू आज भी मुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार कर रही है।
मुझे माफ कर दे बेटा। अगर कभी भी तूने मुझे अपनी माँ माना होगा तो प्लीज उस नाते मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। विराट जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है माँ। मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। और आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए ना माँ। ये सब देखकर शकुंतला रोने लग जाती है और परी उसको माफ कर देती है और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। ये कहानी बहुत साल पहले की है। एक गांव में संजना नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता और अपने बड़े भाई विकी के साथ रहती थी। वो पढ़ने लिखने में जितनी होशियार थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। संजना का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ी होकर एक मॉडल बने, लेकिन उसके मॉडलिंग करियर पर कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता था। संजना का 12वीं का रिजल्ट आने में अब कुछ ही दिन बाकी थे। संजना ने ये ठान लिया था कि उसे मॉडल ही बनना है, कोई उसे सपोर्ट करे या ना करे। इसलिए संजना अपने स्कूल में ही रोजाना मॉडलिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उसका भाई विकी बाहर से आया और बोला, माँ, संजना का 12वीं का रिजल्ट आ गया है। अच्छा ठीक है बेटा, तू जल्दी से जा और फटाफट चेक करके बता कि क्या रिजल्ट आया है। ठीक है माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। उसके बाद विकी संजना का रिजल्ट देखने के लिए चला जाता है और यहाँ संजना की तो मानो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। तभी कुछ देर में विकी वापस आ गया और उसने सभी को बताया, माँ, संजना फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। संजना का 98% आया है। ये सुनकर घर में सब बहुत खुश हो गए और संजना तो खुशी के मारे उछलने लगी। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे वाह मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन बेटा ये तो बताओ कि अब तुम आगे क्या पढ़ोगी। संजना को अच्छे से पता था कि अगर उसने अपने घर वालों में से किसी को भी ये कहा कि उसे मॉडल बनना है तो इसकी परमिशन उसे नहीं मिलेगी। इसलिए संजना ने कहा, माँ, मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है और उसके लिए मुझे शहर जाना होगा। ये सुनकर संजना के माता पिता और उसका भाई भी बहुत खुश हो गए। तभी उसके पापा ने कहा, अरे वाह बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा हुआ तुमने अपने दिमाग से मॉडल बनने का ख्याल निकाल दिया। अब तुम आराम से शहर जाओ और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी मान गए और सबने संजना को शहर भेज दिया। संजना अभी फर्स्ट ईयर में थी। उसको कॉलेज ज्वाइन किए हुए अभी 3 महीने हुए थे। फिर एक दिन कॉलेज में एक नोटिस इशू हुई सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चे ध्यान से सुने, हमारे कॉलेज में फैशन शो होने वाला है और इस शो में हमारे आसपास के सभी कॉलेज के बच्चे भी हिस्सा लेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस फैशन शो का अवार्ड हमारे कॉलेज में आए। जिन भी लड़के या लड़कियों को इस फैशन शो में अपना नाम लिखवाना है वो अपना नाम लिखवा दे। ये सुनकर संजना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो जो बनना चाहती थी वो खुद उसके पास चल कर आया था। संजना ने तुरंत ही अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि उसके पास फैशन के लायक कोई भी कपड़े नहीं थे, जिस वजह से बेचारी संजना उदास हो जाती है। फिर एक दिन संजना हॉस्टल से कॉलेज जा रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। संजना उस आवाज का पीछा करते करते जाती है और वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। कि तभी वो देखती है कि एक खूंखार शेर एक जाल में फंसा हुआ है। उसे देख वो बहुत डर जाती है। तभी वो कहती है, अरे ये क्या, ये तो जाल में फंसा हुआ है। अगर मैं इसे बचाने गई तो ये मुझे ही खा जाएगा
और मैं इसे इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकती। चलो आज अपना लक आजमाती हूँ। तभी संजना डरते डरते शेर के पास गई और उससे कहा, मैं आपका जाल काटने जा रही हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ नुकसान मत पहुँचाना। और इतना कहते ही संजना अपने पास रखी कैंची से उस जाल को काटने लगी। थोड़ी ही देर के बाद वो जाल कट जाता है और शेर जाल से आजाद हो जाता है। तभी वो शेर एक खूबसूरत परी बन जाता है। तभी परी संजना से कहती है, मैं सिंड्रेला परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ। एक दुष्ट जादूगर मुझसे मेरी सारी जादुई शक्तियाँ छीनना चाह रहा था, इसलिए उसने मुझे शेर बना दिया और इस जाल में बंद कर दिया। यहाँ पर काफी लोग आए थे, लेकिन वो मुझे इस हालत में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें मुझसे डर लग रहा था कि मैं उन्हें मारकर खा जाऊंगी। लेकिन तुमने बिना डरे ही मेरी मदद करी है। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर संजना खुश हो जाती है और कहती है, सिंड्रेला परी, मुझे एक मॉडल बनना है, लेकिन मेरा परिवार मेरे खिलाफ है। हमारे कॉलेज में फैशन शो होने वाला है और मैंने उस फैशन शो में हिस्सा भी लिया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े और सैंडल खरीद सकूं, और मैं अपने घर वालों को भी ये बात बता नहीं सकती हूँ। तभी सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। ये लो संजना, ये लहंगा और पर्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। इस लहंगे से तुम जो भी कपड़े मांगोगी वो तुम्हें दे देगा, और इस पर्स में से तुम जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकती हो। संजना जादुई लहंगा और पर्स पाकर बहुत खुश होती है। फिर सिंड्रेला परी भी वहाँ से चली जाती है और संजना वो लहंगा और पर्स लेकर अपने हॉस्टल वापस चली गई। तभी संजना ने सोचा, एक बार देखती हूँ कि सच में क्या इस लहंगे और सैंडल से कोई जादू होता है। तभी संजना ने उस जादुई लहंगे से कहा, हे जादुई लहंगे, मुझे एक सुंदर सी फ्रॉक चाहिए। तभी वहाँ पर अचानक से एक सुंदर सी फ्रॉक आ गई और संजना बहुत खुश हो गई। कुछ दिन के बाद फैशन शो का दिन भी आ गया। सभी लड़कियों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे और यहाँ संजना अपने कमरे में गई और अपने जादुई लहंगे से कहा, हे जादुई लहंगे, मुझे एक सुंदर सा लहंगा दो जिसे पहनकर मैं बहुत सुंदर लगूं और वो फैशन शो जीत जाऊं। संजना के इतना कहते ही वो जादुई लहंगा अपनी जादू से उसे एक सुंदर सा लहंगा पहना देता है। जब संजना तैयार होकर फैशन शो के स्टेज पर पहुंची, तो सबकी निगाहें उसी की ओर थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर फैशन शो का रिजल्ट आ गया और संजना इस शो में फर्स्ट आई थी। इस तरह संजना ने अपने कॉलेज का नाम रोशन किया, जिससे सब लोग बहुत खुश हुए। इतना ही नहीं, बल्कि अब संजना को काफी जगह से ऑफर्स आ रहे थे। साथ ही उसे मिस वर्ल्ड के लिए भी ऑफर आते हैं। संजना अब अपनी मंजिल से कुछ ही कदम दूर है। संजना को जादुई लहंगे से अब सुंदर सुंदर कपड़े मिल जाया करते थे और जादुई पर्स से वो ढेर सारे पैसे भी निकाल लेती थी। और तो और संजना के कपड़े सबसे ज्यादा सुंदर और चमकीले होते थे, जिससे सबकी नजर संजना की ओर ही रहती थी। और इसी तरह संजना ने अपना मॉडल बनने का सपना पूरा कर लिया और अब वो सबसे बड़ी मॉडल बन चुकी थी। संजना की ये कामयाबी देखकर अब उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। साथ ही उन्हें अपनी गलती पर भी पछतावा होता है। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने पहले तुम्हें मॉडल बनने से रोका, लेकिन आज तुम सबसे बड़ी मॉडल बन चुकी हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। कोई बात नहीं माँ, जो हो गया उसे भूल जाओ। आज सिंड्रेला परी की वजह से ही मैं इतनी बड़ी मॉडल बन पाई हूँ। सिंड्रेला परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हाँ बेटा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि तुम हमारी बेटी हो। तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। इस तरह अब संजना के सारे परिवार वाले भी बहुत खुश हुए। अब संजना अपने जादुई लहंगे और पर्स के साथ बहुत खुश थी। फिर वो हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगी।